तो आज हम लोग ईएमआई का पहला लेक्चर कर रहे हैं, L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, ईएमआई। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट का चर्चा करें, और ये एक्सपेरिमेंट हेनरी और फैराडे ने किया था। दोनों पीएचडी स्कॉलर थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? तो एक कॉइल लिया और इस कॉइल के बगल में एक बार मैग्नेट रखा। ये बार मैग्नेट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, आप जानते हैं, नॉर्थ पोल से, और कहां पे टर्मिनेट करता है, साउथ पोल से। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना भी पास करता है गिवन एरिया से, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है किसी गिवन एरिया से, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं V डॉट ds, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एलिमेंटल एरिया, छोटा सा एरिया वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी लिखे थे, इंटीग्रेशन E डॉट ds हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला, और ds एरिया का मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इस मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, और इसको हम लोग वेबर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेबर। और इससे रिलेटेड हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहता है कि E डॉट ds किसी क्लोज्ड सरफेस से अगर आपको चाहिए, E डॉट ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यहां पर B डॉट ds किसी क्लोज सरफेस से जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, ये ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाया है, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लूप फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें, हाँ, तो इस गॉसियन, रेड वाला गॉसियन सरफेस है, तो इससे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला, और फिर ये फील्ड लाइंस वापस से क्या हो गया, यहां से इन कर गया। तो जितना फ्लक्स आउट हुआ उतना ही फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, इसलिए B डॉट ds किसी क्लोज सरफेस से जीरो होता है। इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स। जबकि E डॉट ds जीरो नहीं होता था, वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व होते हैं, वो वापस से क्लोज नहीं होते, जहां से चले घूम फिर के वहां वापस नहीं आता। तो फैराडे और हेनरी ने देखा कि इस कॉइल से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है, इससे पास करने को क्या बोलेंगे, लिंक्ड है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है, पास कर रहा है। लेकिन अभी इस कॉइल में कोई भी करंट का इंडक्शन नहीं हुआ, कोई भी करंट जनरेट नहीं हुआ। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करवाना है। तो सिर्फ फ्लक्स पास होने से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। तो हेनरी और फैराडे ने पहला ऑब्जर्वेशन ये लिखा कि मेयर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल डज नॉट इंड्यूसेस ईएमएफ और करंट। तो सिर्फ फ्लक्स अगर है तो उससे ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर इस मैग्नेट को मूव करवाया जाए, अगर इस मैग्नेट को पास लाएंगे तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो देखा गया कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इस मैग्नेट को दूर ले जाया जाए तो फ्लक्स घटेगा, तो देखा गया कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप मैग्नेट की जगह इस कॉइल को ही मूव करा सकते हैं, कॉइल को पास लाइए तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, कॉइल को दूर ले जाइए तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो जब इस कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हुआ, दोनों में से कोई एक मूव करे, तब इससे फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से इसमें क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने लिखा, वो लिखा कि द चेंजिंग magnetic flux
induces EMF, changing magnetic flux induces EMF। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और जब तक चेंज होगा तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब जैसे ही चेंज होना बंद हुआ ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। द ईएमएफ लास्ट्स, मतलब ईएमएफ खत्म हो जाता है एज लॉन्ग एज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद किया ईएमएफ भी इंड्यूस होना खत्म हो जाता है, ईएमएफ फिर नहीं रहता। बाद में फैराडे ने इस ईएमएफ को कैलकुलेट किया और देखा इसका फार्मूला होता है -d∅dt। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, -d∅dt के बराबर। तो इस बात को हम लोग फैराडेज लॉ भी कहते हैं। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। तो आप यहां से समझ सकते हो कि फैराडेज लॉ भी लिखा जाता है। तो अगर आपसे कभी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछ दे तो वो यही है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। और ये ईएमएफ तब तक चलते रहता है, तब तक इंड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद किया ईएमएफ भी इंड्यूस होना खत्म हो जाता है। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, -d/dt ऑफ phi। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन लीजिए और उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ईएमएफ निकल जाएगा। ये बात तो मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में लिखें, ट्रांसलेट करें इसको, तो क्या ट्रांसलेट करेंगे, ये ईएमएफ है, ये क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ इज इक्वल टू को बोलते हैं इज, ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। और d/dt को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। d/dt को क्या बोलते हैं, तो EMF इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो d/dt को लिखे रेट ऑफ चेंज। और किसका रेट ऑफ चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो EMF इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले इतना लिखिए, फिर हम लोग इस पर कुछ अभ्यास करें तो और समझ में आएगा ये। तो हम लोग इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा, दो फॉर्मूले हमने देखे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन B.ds, और दूसरा ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, -d∅dt। हमारा जो एसी जनरेटर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एसी जनरेटर आप जानते होंगे, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं परमानेंट मैग्नेट के। ये देखिए एक नॉर्थ पोल है और ये दूसरा साउथ पोल है। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसमें एक कॉइल है, इस तरह से, कुछ इस तरह से एक कॉइल है और ये कॉइल रोटेट करता है। ये कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। ये कॉइल रोटेट करता है ओमेगा स्पीड से। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ कॉइल, एंगुलर जो कि 2πf के बराबर होता है। f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, f को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जब इस कॉइल को आप रोटेट कराते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कैसे होता है जरा सोचिए इस बात को। तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर होगा। अभी के लिए कॉइल को आप ये कॉपी समझ लीजिए, देखें ये कॉपी, ये मान लीजिए कॉपी है, ये कॉइल है, चारों बगल आप समझिए कॉइल है। तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। कैसे लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया वेक्टर या तो इधर लेंगे या इधर लेंगे। तो किधर लेते हैं, तो रूल ये कहता है कि जो भी फील्ड से मिनिमम एंगल बनाएगा वो उधर लेंगे। फील्ड से इधर मिनिमम एंगल बनेगा उधर लेंगे। लेकिन एक बार ले लिए तो वो फिक्स हो गया, फिर आप बदलेंगे नहीं बार बार। तो इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए इधर है, अभी कॉइल ऐसे है और नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर ऊपर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब मैं इस कॉइल को रोटेट करूं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर है लेकिन अब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। क्या आप दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहा,
गई, अब एंगल बदल गया, ठीक। तो इस फ्लक्स के फॉर्मूले को देखिए वापस से, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, इफ बी इज कांस्टेंट, जो कि यहां है, ये जो लिए गए हैं ये टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट है, टू पोल्स ऑफ, और परमानेंट मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर B कांस्टेंट है तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, B बाहर आ गया और B डॉट ds, तो B ds cos थीटा होगा, बोलो, ये होगा फ्लक्स। और यहां पर ds भी कांस्टेंट है, यहां पर ds भी कांस्टेंट है भाई, ds मतलब एलिमेंटल एरिया, ds कांस्टेंट नहीं है, ds इज एलिमेंटल एरिया, और ये ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। तो फ्लक्स आप लिख पाएंगे b ds हो गया a, ds का इंटीग्रेशन पूरा एरिया, ba cos थीटा। फ्लक्स क्या लिख पाएंगे आप, ba cos थीटा, ठीक। ds मैंने कांस्टेंट बोल दिया, कांस्टेंट नहीं, ds का इंटीग्रेशन पूरा पूरा a हो गया या s हो गया, जो भी लिखना चाहे। तो ये फ्लक्स का फार्मूला हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू दोनों के बीच का एंगल। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा, एरिया भी नहीं बदल रहा, क्या बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। तो थीटा बदलेगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इस लूप से फ्लक्स क्या हो रहा है, और हमने क्या सीखा अभी, जब भी किसी लूप से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये फार्मूला है ईएमएफ, है ना। तो लिखिए ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, पहले फ्लक्स लिख लें, फ्लक्स कितना है, ba cos थीटा, ba, अगर एक लूप का ये हुआ तो इतना ही फ्लक्स लिखेंगे, अगर n टर्न्स हुए तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, कितने टर्न्स है कॉइल में, तब फ्लक्स लिखना होगा, तो आप लिखेंगे n ba cos थीटा, ठीक है। एक टर्न से इतना फ्लक्स, दूसरे से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरे से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, n टर्न्स है तो उससे n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, लिखिए माइनस d बाई dt ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स कितना है, nba cos थीटा, nba कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया sin थीटा, और d थीटा बाई dt भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग थीटा का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अभी देखिए ये जो कॉइल है ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, कितना से घूम रहा है, तो ओमेगा किसको बोलते हैं, d थीटा बाई dt को ही बोलते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मतलब एंगल किस रेट से चेंज कर रहा है, ओमेगा होता है d थीटा बाई dt, इसको इधर भेज दीजिए, तो ओमेगा dt इज इक्वल्स टू d थीटा। अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, इफ ओमेगा इज, जो कि यहां है कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, तो ओमेगा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और d थीटा का इंटीग्रेशन, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा t भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए सब चीज को, d थीटा बाई dt को क्या बोलोगे, ओमेगा, इसको क्या बोलेंगे, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, देखिए nba, और ये ओमेगा सामने रख दीजिए, इनटू sin थीटा, और थीटा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। इस वाले टर्म को ई नॉट कहते हैं, इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं, ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा। ये देखिए ये जो ईएमएफ है इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग करंट इसी को बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसी को बोलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, करंट आएगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी में इस बारे में चर्चा करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर, क्योंकि इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब भाई जब साइन का वैल्यू बढ़ेगा, जीरो होगा, जब साइन का वैल्यू भी जीरो होगा, जब साइन का वैल्यू बढ़ेगा, आपको पता है 0 से 90 डिग्री में साइन का वैल्यू, तो जैसे जैसे एंगल 0 से 90 जाएगा तो ये ईएमएफ भी बढ़ेगा, बढ़ के 90 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, ई और टी के बीच ऐसा ग्राफ होगा ना, साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है। तो ये E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। तो ये क्या हो रहा है, पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव जीरो हुआ, फिर सो ऑन, ऐसा ही होगा। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ये अल्टरनेट कर रहा है, चेंज कर रहा है।
बढ़ घट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अगर इसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो करंट निकल जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो करंट हो जाएगा E के बदले लिख दीजिए E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, और इस E नॉट बाय आर को क्या बोलेंगे? आई नॉट। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? साइन नॉट साइन ओमेगा टी को अल्टरनेटिंग, इसी को बोलते हैं AC, ठीक है। तो जो हमारा जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक। जिसका मैक्सिमम वोल्टेज ये होता है NBA ओमेगा। याद रखिएगा, ये कोई पूछ देता है मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है? NBA ओमेगा। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है? इस कॉइल का एरिया, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो ऐसे निकाल सकते हैं। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना होता है इन इंडिया? इन इंडिया F का वैल्यू होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। यूएसए में कितना होता है? 60 हर्ट्ज। ये लिख लीजिए। तो हमने एग्जाम्पल देखा और अब हम लोग एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल नीट और जेईई मेंस दोनों में आए हुए हैं। तो थोड़ा सुनिएगा सवाल को, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो पहले इतना बात का मीनिंग समझ लें। एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका एरिया हमें पता चल गया। एरिया कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हुआ। ये क्या हुआ? एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। और क्या दिया हुआ है? इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईडब्ल्यू प्लेन का मतलब ईस्ट वेस्ट प्लेन। क्या मतलब होता है इसका? ईस्ट वेस्ट प्लेन। हम लोग डायग्राम में इसको नहीं दिखा रहे, हम लोग फिजिकली समझ रहे हैं। देखिए, जो डायरेक्शंस होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, यहाँ पे होता है। ऊपर ईस्ट वेस्ट नहीं होता। किधर होता है? ईस्ट। मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप मान सकते हैं कि इधर ईस्ट है, मेरे सामने क्या है? ईस्ट है या नॉर्थ है, जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या मानना है बताओ? सबसे अच्छा है कि जिधर मैं खड़ा हूं उसको आप नॉर्थ मान लीजिए, तो आपको याद रहेगा नॉर्थ इधर है तो साउथ पीछे होता है। ये समझ रहे हैं? नॉर्थ आगे है तो साउथ जम्मू कश्मीर, इधर कन्याकुमारी, इधर कलकत्ता वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट, और इधर गुजरात वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो किस प्लेन में है? ईस्ट वेस्ट प्लेन में। तो ईस्ट वेस्ट ये था, इस प्लेन में रखना है। तो इस प्लेन में किसी लूप को, ये मान लीजिए लूप है, इस लूप को हम ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। बोलो दोनों को। ये ईस्ट वेस्ट लाइन में है कि नहीं है? और ये भी ईस्ट वेस्ट लाइन में है कि नहीं है? लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो कहेंगे वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट का ये वर्टिकल प्लेन है, और इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये ईस्ट वेस्ट के वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ऐसा, ठीक है। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो नॉर्थ की तरफ होगा या तो साउथ की तरफ। समझ रहे? मतलब इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? या तो नॉर्थ की तरफ या तो ओके। आगे क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वो इंटीग्रेशन वाला नहीं, ये यूज करेंगे BA cos थीटा, और ये B का वैल्यू दिया हुआ है। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 टेस्ला। इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। किधर की तरफ है? हमने नॉर्थ ये माना था और ईस्ट ये माना था।
नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर 45 डिग्री पे, ऐसे है ना, 45 डिग्री पे। ईस्ट ये था, नॉर्थ ये था, तो नॉर्थ ईस्ट इधर की तरफ हुआ। और ये प्लेन ऐसा था, बोलो, तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्थ की तरफ माना था हमने, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो बीच में कितना एंगल, 45 है ना। तो ये इस डायरेक्शन को समझना है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हमें थीटा पता चल गया, कितना हो गया थीटा, 45। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? हमने कहा था कि ये एरिया है, प्लेन है एरिया का, तो एरिया वेक्टर या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। अभी पहले हम लोग नॉर्थ में लेके चल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे हो गया, तो दोनों बीच का एंगल कितना, 45। अगर आप एरिया वेक्टर साउथ में लेते तो फिर दोनों बीच एंगल कितना होता, 135। कितना होता, एरिया एंगल कितना बनता, 135। लेकिन रूल क्या सिखाया मैंने एरिया वेक्टर लेने का, वह डायरेक्शन लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिनिमम एंगल बनाए, तो इसलिए हमने 45 लिया। आगे चलिए, अब आगे कह रहा है एंड इट इज डिक्रीज्ड टू 0। ये इट किसके लिए है, तो इस सेंटेंस में कहां शुरुआत था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो 0.1 टेस्ला का है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उसको हमने क्या कर दिया, डिक्रीज करके। अच्छा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया, और कितने समय में हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो पहले हम लोग शुरुआत से चलते हैं फिर से एक बार। तो हमारे पास एक लूप था जिसका हमें एरिया पता था और जिससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड पता था, बोलो, और दोनों के बीच का एंगल भी पता था। तो इसको हम लोग इनिशियल फ्लक्स निकाल सकते हैं यहां से, इनिशियल फ्लक्स, और इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, तो चलिए n मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1। एरिया कितना हो गया, 10 टू द पावर -2, और cos 45 1/√2, मतलब ये हो गया 10 टू द पावर -3/√2 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ये इनिशियल हो गया। और फाइनल फ्लक्स क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, फील्ड क्या हो गया है, 0 हो गया। फाइनली फील्ड ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया, 0। तो आप देखिए फ्लक्स में चेंज हुआ है, फ्लक्स में चेंज हुआ, और कितने समय में ये चेंज हुआ है, तो उसका टाइम भी दिया हुआ है 0.7। तो ईएमएफ का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में बात करें तो -d∅dt, और अगर नॉर्मल फॉर्म में करें बात तो उसी का लिखेंगे ΔΦ/dt। क्या मतलब, -ΔΦ का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस बाई टी, और ये माइनस के पास रहेगा तो क्या लिखोगे, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स बाय टी। कितना टाइम वो फ्लक्स चेंज, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। और आपसे हमें शायद ईएमएफ ही पूछा है, हमसे शायद ईएमएफ ही पूछा है, और डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो निकाल देंगे, इनिशियल फ्लक्स पता चल गया, फाइनल फ्लक्स पता चल गया, टाइम भी पता है, तो पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। इनिशियल फ्लक्स कितना है, 10 का पावर -3/√2, बोलो, माइनस फाइनल फ्लक्स तो 0 है, लिखने का जरूरत नहीं, और डिवाइड कितने से करना है, t से, 0.7। हम ये डिवाइड में लिख दिए, √2 का वैल्यू 1.414 और इंटू 0.7 1 हो जाएगा ये, तो √2 का वैल्यू 1.414 होता है ना, तो 14 इंटू 0.7 करोगे तो 9.81 वो करके 1 हो जाएगा, इतना वोल्ट। तो ईएमएफ कितना हो गया, 10⁻³ वोल्ट। इसको 1 मिली वोल्ट भी कह सकते हैं, m किसके लिए लिखे हैं, मिली वोल्ट। ठीक है, निकल गया ईएमएफ। और क्या पूछा आपसे, करंट कितना होगा, तो ईएमएफ पता चल गया तो करंट भी निकाल सकते हो। करंट कितना होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय, तो ईएमएफ पता है 1 मिली वोल्ट, बाय रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो करंट मिली एम्पियर में आएगा, करंट 0.5 का पॉइंट बना तो 2 मिली एम्पियर, कितना हो गया 2। और क्या पूछा है, चार्ज। तो चार्ज आप जानते हैं Q = IT होता है, Q = तो 2 इंटू टाइम कितना है 0.7, कितना हो जाएगा 1.4 मिली कूलम, 1.4 मिली कूलम, क्योंकि करंट मिली में लिखा। समझ गए? इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं। हम अभी आपको एक सवाल दिखाएंगे जो जेईई मेंस में आया हुआ है,
लिखिए इसको। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा हम लोग और चीर फाड़ करते हैं। ईएमएफ इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, माइनस डी फाई बाय डी टी। देखिए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ईएमएफ होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। बोलिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय आर। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करने से पहले ही आप देखिए इंटीग्रेशन आई डी टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। इंटीग्रेशन आई डी टी को क्या बोलते हैं, चार्ज। और इसी इंटीग्रेशन आई डी टी को हम लोग एरिया ऑफ आई टी ग्राफ भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ एरिया, और किसका एरिया, आई टी ग्राफ। करंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है उसका एरिया हम लोग क्या देता है, चार्ज देता है। और वो कितना है, माइनस डी फाई बाय आर। मतलब आर तो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, और डी फाई का इंटीग्रेशन फाइनल फ्लक्स माइनस डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, और लिमिट पुट करोगे तो पहले अपन लिमिट पुट करेंगे फाइनल फ्लक्स माइनस, तो इस माइनस को आप अंदर भेज सकते हो, तो ये क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स बाय आर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज का फार्मूला होता है इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, और आईटी ग्राफ का एरिया वो भी इतने के ही बराबर होता है, क्योंकि आईटी ग्राफ का एरिया ही चार्ज है। बोलो, आ रही बात समझ में? तो जेईई मेंस 2016 या 17 में ये सवाल आया था, एग्जैक्ट ईयर मैं शायद 2016 में था शायद, और सवाल ये था, एग्जैक्ट वैल्यू भी मुझे याद नहीं है लगभग, कि ऐसे करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ था कि करंट किसी कॉइल में इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, ये 10 एम्पियर है और ये 5 सेकंड है। ठीक, और क्वेश्चन है कि द वेरिएशन ऑफ करंट through a coil of resistance 10 ohm is shown. Find magnitude of change of flux. Find magnitude of change of flux. तो क्या निकालना है आपको, चेंज ऑफ फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। चेंज ऑफ फ्लक्स उसको बोलते हैं फाइनल फ्लक्स माइनस इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब या तो इनिशियल माइनस फाइनल निकाल लीजिए, या फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड वाइज। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा फाई मॉड, और इसी को तो बोलते हैं डेल्टा फाई। मैग्नीट्यूड वाइज तो इनिशियल या फाइनल एक ही बात है, माइनस कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा इस फॉर्मूले को देख करके कि एरिया ऑफ आईटी ग्राफ किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई बाय आर। बोलो, तो कितना आसान सवाल है। देखो इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट है ये 25 होगा, तो यार तो 25, और ये हम लोग को निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है 10, इसको दे भेज दो, तो डेल्टा फाई मैग्नीट्यूड कितना हो गया 250 वेबर। सब ऐसा सिस्टम में लिखे तो ऐसा सिस्टम आंसर है, इजी पीजी। ठीक है, तो इस तरह से फैराडेज लॉ से सवाल बनते हैं। लिखिए, एक टॉपिक जो और हम लोग को पढ़ना है इसमें वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमआई सिर्फ 2 लेक्चर का टॉपिक है। ईएमआई में आपको कितना बात जानना है, पहला है फैराडेज लॉ, दूसरा है मोशनल ईएमएफ जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर 2 थ्योरेटिकल टॉपिक, ये दोनों न्यूमेरिकल वाला था,
दो थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा सा, लेंज लॉ और एडी करंट, एडी करंट और ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एसी में भी पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हो मिलेगा। और छठा टॉपिक है इंडक्टेंस, इसमें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी। तो ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज मोशनल ईएमएफ कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा, ये सब छोटा सा है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन इससे मतलब कभी कभी उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल फैराडेज लॉ और मोशनल ईएमएफ से पूछा जाता है। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए रेल्स है, मेटालिक रेल्स, मेटालिक रेल्स है। रेल्स आप लोग समझते हैं जैसे लोहे की पटरी होती है वैसे ही। और इस सब रेल का टोटल रेजिस्टेंस हम एक ही साथ यहां आर मान लेते हैं, ठीक है। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने क्या किया है, कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। ये कंडक्टर है L लेंथ का, जिसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं सच दैट कि उसका लेंथ, उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के, तो ये कंडक्टर एक बैटरी जैसा बिहेव करता है। ये कंडक्टर किस जैसा बिहेव करता है, बैटरी जैसा, जिसका ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहलाता है और वो ईएमएफ BLV के बराबर होता है। कितना होता है, BLV। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है, लेंथ, V क्या है, इसका स्पीड, ठीक। तो इस बात को लिखिए, मोशनल ईएमएफ में लिखिए, मोशनल ईएमएफ में लिखिए, when a conductor moves in magnetic field such that its length comma velocity and magnetic field all are perpendicular to each other, then the conductor behaves as a battery, of EMF BLV, E is equals to BLV, which is known as motional EMF, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये सब बैटरी कैसे बन गया अचानक से, तो ये क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो जब ये कंडक्टर चल रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं, और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर क्या लगता है, F is equals to Q V क्रॉस B। किसी मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितने के बराबर होता है, Q into V क्रॉस B या QVB sin थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो QVB, यही फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा। और थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल।
तो यहाँ वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो बीच कितना एंगल 90, तो साइन 90 1 होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर QVB फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा QV, किधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा राइट हैंड है इसके चारों फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं वेलोसिटी की तरफ, सच दैट कि हमारा पाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को देखे। आप इमेजिन करिए कि इस पाम में सेल्फी वाला कैमरा लगा हुआ है, तो अभी ये पाम किधर देख रहा है, इधर, अभी उधर देख रहा है, अभी इधर देख रहा है और अभी इधर देख रहा है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाइए। हम लोग ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग केस में पाम अलग अलग तरफ दिखता है। जब आप ऐसे ले गए हैं तो पाम किधर देख रहा है, ऊपर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थोड़ी है, अंदर में है, तो ऐसे ले जाएंगे। देखो पाम अंदर है ना, तो थंब किधर आया, ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, तो जो प्रोटॉन्स होंगे इसके उन पर ऊपर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और प्रोटॉन्स इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए ये किसके साथ बिहेव करता है, बैटरी के साथ। ठीक है, तो ये लिखो पैच इन करके, द मोशनल ईएमएफ, द मोशनल ईएमएफ arises, the motional EMF arises due to the magnetic force acting on free electrons, due to magnetic force acting on free electrons of the conductor, acting on the free electrons of the conductor, which results in separation of charge, which results in separation of charge, separation of charge, full stop। ठीक है, समझ गए। तो ये एक बैटरी होगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां होगा, नेगेटिव टर्मिनल यहां होगा। लेकिन अगर आपको ये कैसे पता चला कि इसका ईएमएफ BLV ही होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा, तो उसका प्रूफ देख रहे हैं, ये BLV का प्रूफ देख रहे हैं। देखिए किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस कितना मान लिए, तो वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस dx/dt। बोलो इस लूप से इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस लूप से फ्लक्स पास कर रहा होगा, कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। बोलो इस लूप का एरिया कितना है L into x, बोलो into cos थीटा। ये लूप इसी प्लेन में है, ये लूप इसी, तो इसका एरिया वेक्टर या तो बाहर लोगे प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो अंदर लेंगे, किधर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो मिनिमम एंगल बना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर में किधर लेंगे, तो थीटा कितना हो गया cos 0, तो इतना फ्लक्स पास कर रहा है। अब जैसे जैसे रॉड मूव कर रहा है x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो अगर x चेंज हुआ तो फ्लक्स भी क्या होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस होगा ईएमएफ, कितने के बराबर, -d∅/, हम सिर्फ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो माइनस भूल जाएंगे। ठीक है, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है किधर की तरफ इंड्यूस हो, तो हम लोग निकाल लिए, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो d/dt ऑफ BLx, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बचा क्या dx बाय, और dx/dt क्या बोलते हैं, इजी पीजी, निकलेगा डेरिवेशन BLV। अच्छा एक बात और, ये जो कंडक्टर है किसके साथ बिहेव करेगा, बैटरी के साथ। तो बेसिकली आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये एक बैटरी है, ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये इसका जिसका ईएमएफ है BLV, और इस बैटरी से अगर कोई रजिस्टर कनेक्टेड है
तो इसका मतलब इस सर्किट में क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में? BLV बाय R। तो इस कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा होगा, इस कंडक्टर में भी। और जैसे किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वैसे ही जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भी उस पर फोर्स लगता है, तो भी उस पर। और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। ILB मैग्नेटिक फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, चार्ज पार्टिकल पर QVB sin थीटा और करंट कैरिंग कंडक्टर पर ILB sin थीटा। थीटा क्या है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये फोर्स कितना होगा? ILB। और बिल्कुल वैसे निकालते हैं डायरेक्शन इस फोर्स का। इसके डायरेक्शन कैसे निकालते थे? वेलोसिटी के तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाते थे, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखे, थंब फोर्स बताता है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट की तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाएंगे, पाम किसको देखे? मैग्नेटिक फील्ड को, तो थंब क्या बताएगा? फोर्स। तो ये क्या है? अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये क्या है? जो कि कहां रखा हुआ है? तो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? पहले कितना लगेगा? तो यही फॉर्मूला लगेगा ILB। क्यों? क्योंकि करंट तो इधर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर कितना लगेगा? ILB। किधर लगेगा? तो राइट हैंड के चारों फिंगर को करंट की तरफ ले जाइए, पाम अभी किधर दिख रहा है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, तो थंब किधर आया? तो इधर लग रहा है इस पर मैग्नेटिक फोर्स। किधर लग रहा है इस पर? F मैग्नेटिक। कितने के बराबर? ILB। कितने के बराबर? इसका वेलोसिटी किधर है? इधर। और मैग्नेटिक फोर्स कब लग रहा है? तो अगर इसको छोड़ दोगे वेलोसिटी दे करके तो क्या होगा? वापस आएगा। इसका वेलोसिटी इधर है ना, तो क्या होगा? ये आगे ही जाएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी घटेगा। फोर्स क्या कहता है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग जाओ तो वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, अगर वेलोसिटी के अपोजिट लग जाओ तो वेलोसिटी घटा दूंगा। धीरे धीरे घटने लगेगा वेलोसिटी, लेकिन ये जाएगा उधर ही। कोई पार्टिकल उधर जाता है इधर, उसका वेलोसिटी क्यों? भाई कार चलाते चलाते ब्रेक मार देंगे तो कार पीछे तो ही जाने लगेगा। किधर जाता है? कार आगे ही जाता है ना, खाली वेलोसिटी घटने लगता है। ऐसा हो कार चलाते चलाते ब्रेक मारे, कार पीछे जाने लगे, पीछे बाइक वाला बेचारा लोग तो क्या होगा उसका? और बाइक वाला ब्रेक मारे तो पीछे जाने लगे, पैदल चलने वाला आदमी गया काम से। ब्रेक मारना मतलब फोर्स पीछे लगना ना, तो ये आगे ही जाएगा, है ना? ये क्या होगा? लेकिन इसका वेलोसिटी घटने लगेगा, और वेलोसिटी घटने लगेगा तो ये EMF भी घटने लगेगा, तो करंट भी, तो ये फोर्स भी घटने लगेगा, है ना? मतलब फिर ये सब चीज चेंज होने लगेगा, सब चीज चेंज होने लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मेंटेन करके रखें इसका EMF BLB, तो इतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट को कितना? ILB। इतना ही फोर्स लगा के रखना पड़ेगा ताकि इस पर नेट फोर्स क्या हो? और नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी। तो इन चीजों को मेंटेन रखना होगा, समझ रहे हैं? तो अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं बड़ा ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल एजेंट जो है वो फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? कितना फोर्स लगा रहा है? ILB। और इस I का वैल्यू लोगों को पता है, ये करंट निकाले देखो, BLV बाय R। तो I का वैल्यू रख दो BLV बाय R इंटू LB, तो ये कितना हो गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। तो ये एक्सटर्नल एजेंट पावर सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? पावर सप्लाई कर रहा है। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सटर्नल फोर्स लिखिए इनटू उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? वेलोसिटी से। इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय। पावर का मतलब एनर्जी पर सेकंड। पर सेकंड इतना एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट मैकेनिकल एनर्जी इतना सप्लाई कर रहा है। और एनर्जी कहां जाएगा? तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ,
उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो किया और वो करंट किसमें पास कर रहा है? रजिस्टर में। किसमें पास कर रहा है? तो रजिस्टर में पावर डिसिपेट होगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल पावर इन, क्या निकालिए? इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर का क्या फॉर्मूला होता है? I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करिए, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय इंटू R। कितना होगा? देखिए जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए। पर सेकंड जितना मैकेनिकल पावर एक्स्ट्रा एजेंट दे रहा है उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर खर्च हो रहा है। एनर्जी सप्लाई किए खर्च हुआ, एनर्जी सप्लाई किए खर्च हुआ, एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा है सिस्टम। तो इसलिए जब लोग सोचते हैं कि, और अच्छी बात है, इमोशनल ईएमएफ मतलब कोई कंडक्टर चले तो बैटरी बन जाएगा, तो कंडक्टर को चला दो, लेकिन चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब आप पावर दोगे तो पावर मिलेगा, एनर्जी दोगे तो एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी आप दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इसको चलाने के लिए धक्का दीजिए या धागा बांध के खींचिए, धागा बांध के पुली लटका के ब्लॉक लगा दो, किसी तरह चलाइए इसको, तो आप मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे और मिलेगा क्या आपको? ये रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब ग्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो बेसिकली मोशनल ईएमएफ एक एग्जांपल है एनर्जी कन्वर्जन का। इसका एग्जांपल है जहां पर मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? सो ये कंक्लूजन था इस पॉइंट का। दिस शोज दैट motional EMF is an example of conversion of mechanical energy into electrical energy। क्या बात क्लियर हुई? पक्का? तो ये आपके बुक में लिखा हुआ है, मोशनल ईएमएफ एंड एनर्जी कंसीडरेशन इन इट। तो ये हमने इसमें एनर्जी कंसीडर करके देखा कि दोनों एनर्जी बराबर है। जो एक्स्ट्रा एजेंट मैकेनिकल वर्क करेगा पर सेकंड, वही इलेक्ट्रिकल वर्क पर सेकंड क्रिएट होगा। वर्क पर सेकंड को पावर कहते हैं। ठीक है, समझ गए मोशनल ईएमएफ? पक्का? समय है, छोड़ दिया जाए। चलिए, तो आज इतना ही। मोशनल ईएमएफ पे एक दो एक्सरसाइज और करेंगे, हम लोग एक दो अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।